अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 14 अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान 1947 टू 1956 को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 13 में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान के ये जो करारदाद लियाकत अली खान ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में ये करारदाद पेश की जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुई थी। इसने पाकिस्तान के आइन के लिए बुनियादी असूल फ्राहम किए थे। नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने इसे जना के 14 अगस्त 1947 के सेक्युलर विज़न के खिलाफ बताया था। फिर 1956 में ये प्रीमियर बनी थी और 1973 के आइन में आर्टिकल 2A के ज़रिए सब्सटेंटिव लॉ बन गई थी। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गई, मगर फिर पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आने में 1956 तक यानी कि 9 साल क्यों लग गए। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने कितनी कोशिशें की और कौन सी रुकावटें आई थी। क्या 1935 के एक्ट काम कर रहा था। आज का लेक्चर नंबर 14 इन्हीं सवालात के जवाब देता है। ये वही मरहला है जब पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BPC की 3 रिपोर्टें आई, लेकिन सियासी इख्तलाफात ने 1956 तक का सफ़र तय करवाया था। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि 1947 से 1956 तक के दौर में पाकिस्तान की आइनी तारीख का सबसे उलझा हुआ तौर और पुरतशवीश फेस। इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 1947 टू 1954 ने 3 BPC रिपोर्टें पेश की, लेकिन कोई भी मुतफ़िका तौर पर कबूल ना हो सकी। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान फेडरलिज्म, ज़ुबान, निज़ाम हुकूमत और इंतखाबात निज़ाम पर सख्त इख्तलाफात रहे। 1944 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था। ये एक आइनी बुरहान था। फिर 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी, जिसने आखिरकार 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था। अभी हम रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखें तो यहाँ पर है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना कोई आइन नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिससे कि 2 आज़ाद ममालिक इंडिया और पाकिस्तान कायम किए गए। इस एक्ट ने यह भी कहा कि जब तक दोनों मुल्क अपने नए आइन नहीं बनाते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करेगा, ज़रूरी तब्दीलियों के साथ। इस तरह 1935 के एक्ट पाकिस्तान के इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो हम एक्ट 1935 के कुछ फीचर्स देखते हैं, जिसमें पहला था ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल मुल्क का सदर रियासत बना, उसे वज़ीर आज़म और वज़रा मुकर्रर करने का एक्सटेंसिव एग्जीक्यूट पावर हासिल थी। फिर दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर के एक्ट ने फेडरल निज़ाम का तस्वर दिया। सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ताकत की तकसीम मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हो सकता था। फिर एक प्रोविंशनल अटानमी है कि सूबों को अपने इंतज़ाम और कानूनी मामलात का अख्तियार दिया गया, मुंतखब वज़रा सूबे चलाते थे। फिर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, यानी कि 2 आइन, काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर फेडरल असम्बली, लोअर का मनसूबा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बाद के आइन के असरअंदाज रहा। फिर डिवीजन ऑफ पावर है, यानी कि पावर्स की तकसीम है। तो द एक्ट अर्ली डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट, यानी कि लिस्ट ने पावर को 3 लिस्टों में तकसीम कर दिया था, जिसमें पहली थी फेडरल लिस्ट यानी कि मरकज़, दूसरी प्रोविजनल लिस्ट यानी कि सूबे, जो भी सूबे थे, तीसरी कंकरेंट लिस्ट यानी कि मुश्तरका सारे मिलकर। फिर नेक्स्ट हमारा सिक्स फीचर है इंडिपेंडेंट जस्टिसरी, एक मुस्तकिल अदलिया का क़याम। फेडरल कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आला तरीन अदालत थी, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदालत है, लेकिन उसके मुताबिक फेडरल कोर्ट एक आला अदालत होती थी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों के लिए अलग नुमाइंदगी की निज़ाम बरकरार रखना। फिर थी एमरजेंसी पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल के पास एक्सटेंसिव रिजर्व और एमरजेंसी पावर्स थे कि वो मुंतखब इदारों को ओवर कर सकता था। फिर नंबर 9 का फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि ब्रिटिश इंडिया का इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक ढांचा जारी रहा, जिससे नए मुल्क को अव्वल में गवर्नमेंट कंटिन्यूटी मिली। फिर नंबर 10 था कि द पैराडॉक्सल रोल ऑफ द एक्ट, यानी कि ये एक्ट दोहरा किरदार अदा कर रहा था कि एक तरफ कॉलोनियल और गैर जमहूरी था और दूसरी तरफ उसने नए मुल्क के लिए फौरी तौर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा फराहम किया था, जिसने हुकूमत, अदलिया, सिविल सर्विस और फौज को ने आपस में अपना काम शुरू कर दिया था। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, जिसने पहले आइन बनाने की कोशिश की। इसका क़याम 14 अगस्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था। इसके जो पहले सदर थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नान, जिन्होंने जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, और इसके 2 किरदार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और आल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि फेडरल लेजिस्लेचर की तरह काम करना भी था। इसने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की और पाकिस्तान की आइनी बुनियाद रखी थी। फिर
20 अक्टूबर 1945 को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसको डिसॉल्व कर दिया था। तो अभी हम डिलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स में बिटवीन 1947 एंड 1956 पाकिस्तान मेड कंटिन्यूस एफर्ट टू एस्टैब्लिश परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बिफोर ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नीडेड द डिफाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस। जहाँ पर 3 कमेटीज़ बनी थी जिसमें फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी, सेकंड और थर्ड। हम इनको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो बीपीसी रिपोर्ट 1950 थी, तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि ये लियाकत अली खान ने 28 सितंबर 1950 को पेश की थी। इसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत था यानी कि बाईकैमरल, और इसमें जो नुमाइंदे थे वो अपर हाउस यानी कि सब सूबों को बराबर और लोअर हाउस आबादी की बुनियाद पर थे, और इसमें उर्दू को सिर्फ कौमी ज़बान रखा गया था। इस सोल स्टेट लैंग्वेज तजवीज़ किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा बांग्लादेश था उधर उर्दू नहीं जाने पहचाने जाते थे, ये भी वजह थी। फिर इसमें कोई कानून कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, और हेड ऑफ़ स्टेट की बात करें तो मुस्लिम होना ज़रूरी है, और 5 साल की मुद्दत लेजिस्लेचर रिजॉल्व करने के अख्तियार होता है वो। तो इसकी रिजेक्शन की वजूहत देखें तो ईस्ट बंगाल, ये देखें बांग्लादेश ने इसे इसकी मुखालफत की, शदीद मुखालफत की, उर्दू पर सख्त इख्तिलाफ, बंगाली को भी कौमी ज़बान बनाने के मुतालबा किया था, और पॉपुलेशन मेजॉरिटी के बावजूद इक्वल रिप्रेजेंटेशन से ईस्ट की नुमाइंदगी कम हो गई। उसके बाद ये नतीजा ये निकला कि इस सारी वजूहत की वजह से ये वापस ले ली गई थी। अभी हम सेकंड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट जो देखें, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बीपीसी रिपोर्ट 1952 है। ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने 22 दिसंबर 1952 को पेश की थी। इसमें जो निज़ाम था वो पार्लियामेंट्री और बाईकैमरल था इसका भी, और इसका भी जो पायरेटी प्रिंसिपल था कि उसमें था ईस्ट और वेस्ट को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, यानी कि हाउस ऑफ यूनिट 60+60 और हाउस ऑफ पीपल 200+200। तो इसमें जो रिपोर्ट रिमेन साइलेंट ऑन द नेशनल लैंग्वेज, इसमें नेशनल लैंग्वेज पर कोई बात नहीं की गई, और बोर्ड ऑफ उलेमा का क़याम कवानीन का इस्लाम से मुताबिकत का जायज़ा लेने के लिए, और मुस्लिम होना ज़रूरी था सदर का, और दोनों तरफ से तनकीद इस पर हुई क्योंकि ये फेल इस वजह इसमें ना दोनों तरफ से ही तनकीद हो गई कि ईस्ट पाकिस्तान पायरेटी फार्मूला के खिलाफ था कि आबादी की बुनियाद पर ज़्यादा नुमाइंदगी चाहता था, और दूसरा मज़हब गिरोह ने बोर्ड ऑफ उलमिया और इस्लाम के किरदार को नाकाफ़ी करार दिया, और छोटे सूबों सेंट्रलाइजेशन से खौफजदा हो गए थे। और इसकी भी ये भी वापस इसके भी जो आउटकम थे यानी रिजल्ट थे कि कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतना शदीद तासुब के अप्रैल 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पीएम ख्वाजा निज़ामुद्दीन को भी हटा दिया था। तो ये भी वापस ले ली गई और उनको भी हटा दिया गया। अभी हम थर्ड बीपीसी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये मोहम्मद अली बोगरा ने 1953 में पेश की थी। इसमें भी पार्लियामेंट्री बाईकैमरल निज़ाम ही पेश किया गया था, और फार्मूला पायरेटी फार्मूला यहाँ पर भी बराबर रखा गया था, बरकरार के दोनों विंग्स को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, और इस्लाम को गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें करार दिया गया था। इसमें भी ज़बान वगैरह पे कोई बात नहीं की गई, लेकिन इसके भी आउटकम वही निकले कि कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक तोड़ दिया गया 1956 को आइन की राह हमवार की। तो अभी हम देखते हैं मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान 1947 टू 1944 फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इज एबिलिटी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो असेंबली को 9 बड़े चैलेंजेस का सामना था जो कि आइन साजी में तखीर का बायस बने थे। जिनमें पहला था कि इशू ऑफ फेडरलिज्म के पाकिस्तान की जियोग्राफी के लिहाज से दो हिस्से यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में तकसीम था, और दरमियान में कोई 1000 मील तक का इंडियन टेरिटरी का फासला था। दूसरा था कि डिमांड फॉर प्रोविजनल अटानमी यानी कि सूबों की खुद मुख्तारी का मसला था कि ईस्ट बंगाल सिंध NWF भी चाहते थे कि सूबों को मुकम्मल अटानमी हो, और उन्हें डर था कि मरकज़ बहुत ताकतवर होकर उनकी पहचान दबाएगा। और कुछ रहनुमा जो कि थे और ब्यूरोक्रेट चाहते थे कि मरकज़ मजबूत हो ताकि कौमी वहदत और स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और आखिरी तौर पर डिबेट यहाँ पर ख़त्म हुई कि फ़ेडरल सिस्टम पर इतफाक़ हुआ, मगर मरकज़ को काफ़ी ज़्यादा ताकतें दी गई। तो नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन दी फेडरल लेजिस्लेचर। ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी वो चाहती थी कि आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी मिले। ईस्ट की आबादी ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती तो ईस्ट को मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती थी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान थे वो चाहते थे कि जो पार्टी है आबादी की बुनियाद पर, यानी कि आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि बराबरी पर नुमाइंदगी मिले, दोनों की नुमाइंदगी बराबर हो। वेस्ट को डर था कि ईस्ट की आबादी का फ़ायदा उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डोमिनेट कर जाएगी। नतीजा यही मसला कि ये मसला सालों साल तक डेडलॉक के बायस रहा, और कई आइनी तजावीज़ इसी इख्तलाफ की वजह से नाकाम हुई थी। फिर हमारा नंबर 4 पर इशू है द इशू ऑफ सेपरेट आर्ट जॉइंट इलेक्टोरेट्स। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का निज़ाम था वो मुख्तलिफ मज़हब ग्रोह और अपने अलग नुमाइंदे मुंतखब करने का था, लेकिन अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए था।
और जो जॉइंट इलेक्टोरेट का था उसमें सब शहरी मज़हब की तफरीक के बगैर मिलकर वोट करेंगे। ये कौमी वहदत और जमहूरी मसावत की हामी थी। नतीजा इस बात पर भी पूरी तरह इतफाक़ नहीं हो सका कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में मज़ीद तख़ीर हुई। नेक्स्ट जो इशू था सबसे बड़ा वो था इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज कि मुसलमान सकाफ़ती तौर पर सकाफ़ती पहचान के तर्जुमानी करता थी उर्दू, और पाकिस्तान मूवमेंट में भी अहम इसको किरदार दिया गया, इसलिए इसे कौमी ज़बान भी करार दिया गया। लेकिन जो बंगाली थे, जो वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान के अक्सरियत की मादरी ज़बान बंगाली थी, वहाँ का रहनुमा का मुतालबा था कि बंगाली को भी कौमी ज़बान बना दिया जाए। उसके बाद इस वजह से ये लैंग्वेज मूवमेंट जो 1952 को स्टार्ट हुई कि ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स ने बड़ी तादाद में एहतजाजात किए कि ये लैंग्वेज मूवमेंट कहलाई, और पुलिस फायरिंग में कई मुजाहिरीन शहीद किए गए, और ये वाक़या ईस्ट और वेस्ट के दरमियान अलहदगी की इब्तदाई एक अहम लकीर थी। एक और क्रिटिकल इशू था कि द इशू ऑफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम और कैबिनेट लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाए जा सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश रिवायत से वाकफियत डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की थी। लेकिन वो जो दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें सदर सीधा मुंतखब हो जाता है, मजबूत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता है और सियासी इस्तेहकाम और मजबूत क़यादत फराहम करता है। नतीजा ये निकला कि असम्बली में पार्लियामेंट सिस्टम को तरजीह दी गई थी और ये मंजूर हो गई थी। नेक्स्ट जो इशू था द इशू ऑफ इस्लामिक करैक्टर ऑफ द स्टेट, कि जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सख्ती से शरिया पर मबनी होनी चाहिए और उलिमा को गवर्नेंस में मरकज़ी किरदार मिले। जो मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका कहना था कि पाकिस्तान एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रियासत है जो कि इस्लामी वैल्यूज़ को मुतासिर हो, लेकिन थ्योक्रेसी ना बने, यानी कि बिल्कुल ही इस्लामिक रियासत ना हो, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि कलमा पड़ी हुई जमहूरियत, कुछ इस तरह का है कि ये हो। इसका हल ये था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 1949 ने दोनों व्यू पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश की थी, फिर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में ये डिबेट जारी रही थी और इसका भी कोई इख्तिताम नहीं हो सका। फिर था कि लीडरशिप वैक्यूम के पाकिस्तान लॉस्ट टू इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स विद इन दी फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के कुछ सालों बाद ही पाकिस्तान ने दो बड़े अजीम लीडर्स खो दिए थे, जिनमें पहले थे 11 सितंबर 1949 को बानी पाकिस्तान की क़यादत ख़त्म हुई और नए मुल्क के रहनुमा नहीं रहा, और दूसरे थे 16 अक्टूबर 1951 जो कि लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी थे, वो भी वफात पर गए थे। ये दूसरा बड़ा सदमा था कि सियासी मज़ीद गैर मुस्तहकम हो गई थी। इन दोनों अहम शख्सियतों के जाने के बाद पाकिस्तान के पास मुस्तहकम और मनाने वाली क़यादत का सख्त खलल पड़ गया था। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर का जो पॉइंट जो वजह थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये वजह थी कि हर नई हुकूमत नई प्रायोरिटीज़ लाती थी, आइन साजी का जो कंटिन्यूटी थी वो भी टूट गई थी। ये देखें ना, यहाँ पर पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान जो कि जिनकी मुद्दत थी 1947 टू 1951, ये तकरीबन 4 साल बनती है। दूसरे थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो कि 1951 से 1953 तक थे, ये मुद्दत तकरीबन 2 साल बनती है। फिर तीसरे थे मोहम्मद अली बोगरा जिनकी मुद्दत 1953 से 1955 बनती है, और चौथे थे चौधरी मोहम्मद अली जिनकी मुद्दत तकरीबन 1955 से 1956 जो कि सिर्फ 1 साल बनती है। तो ये देखें किस तरह इनस्टेबल रही थी पॉलिटिक्स, और ये भी वजह थी कि हर नई हुकूमत ने आने वाली नई प्रायोरिटीज़ लाती थी, आइन साजी की कंटिन्यूटी टूट जाती थी। कोई कहता था कि आइन में ये होना चाहिए, कोई कहता था ये होना चाहिए। इस तरह ये सारी वजूहत, ये भी एक बड़ी वजह थी कि आइन मुस्तहकम नहीं हो सका और इतनी देर लग गई आइन बनने में। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। After 1947, the process of constitution making in Pakistan was significantly affected by the bureaucracy and military, यानी कि ये जमहूरियत और फ़ौज की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इशू बना था, जिसमें यह था कि ब्रिटिश से वारिस सिविल सर्विस जो कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ताकत को बरकरार रखा और सियासी फैसलों में मुदाखलत की, तो जो मिलिट्री ने अपने आप को कौमी सलामती का निगहबान समझते हुए गवर्नेंस में दखल दिया और इस ब्यूरोक्रेटी और फौजी दखल के मुंतखब नुमाइंदे को कमज़ोर किया और कॉन्स्टिट्यूंस के मुश्किल जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो निज़ाम था वो भी मुश्किल बना दिया था। तो वही हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, यानी कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 1944 की थी वो डिसॉल्व कब हुई, यानी कब तोड़ी गई। तो इन अक्टूबर 24 1954 को गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिसॉल्व कर दी थी, ये कहकर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रही है। और जो स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान थे उस वक्त, उन्होंने इस एक्शन को सिंध चीफ कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और चीफ कोर्ट ने जो फैसला किया था कि सिंध चीफ कोर्ट ने रिजोल्यूशन को गैर कानूनी यानी कि इलीगल करार दिया और तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। और गवर्नमेंट ने फिर अपील की थी कि हुकूमत ने फेडरल कोर्ट में अपील की, जिस पर फेडरल कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि चीफ जस्टिस मोहम्मद जो मुनीर थे उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट का फ़ैसला उल्टा दिया और उन्होंने
डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत ये करार दिया कि गवर्नर जनरल की मंजूरी के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के कवानीन नाफज नहीं हो सकते। इस तरह ये जो डिज़ोल्व हो गई थी और डिसोल्यूशन की जो जवाज़ ठहरा गया। और इसके जो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इस फैसले का ये असर हुआ कि इसने नो एग्जीक्यूटिव जनरल, ये जो गवर्नर जनरल को लेजिस्लेचर पर फोकियत दी गई, ये पाकिस्तान की आईनी तारीख की एक बहुत ही कंट्रोवर्सल और अहम मोड़ था। तो हम जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को देखें तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट असम्बली अ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज फॉर्म्ड बाय इन 1955। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 1955 में पहली असम्बली के जो डिसॉल्व हुई थी उसके बाद इसमें सूबी असम्बली ने बिल वास्ता मुंतखब किया और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना गया। ये सबसे बड़ा काम था इस असम्बली का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया फाइनली। इसमें 1 यूनिट स्कीम थी कि वेस्ट पाकिस्तान को तमाम सूबों यानी कि पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान को मिलाकर एक वाहिद यूनिट वेस्ट पाकिस्तान बना दिया है। और इसका मकसद था कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान पार्टी को जो पायरेटी है उसको अमली जमा बनाता है। और इसी वजह से 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। इसमें ये पास हो गया। ये 29 फरवरी 1956, ये 29 फरवरी 1956 को ये पास हो गया और 23 मार्च 1956 को ये नाफिज हो गया और पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। और इसमें निज़ाम था फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो मुल्क के सदर थे वो उसका मुस्लिम होना ज़रूरी था। और 1956 के आइन सिर्फ 2.5 साल ही चला और अक्टूबर 1958 में प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाकर इसे मनसूख कर दिया और बाद में अयूब खान ने पूरी तरह ताकत संभाल ली थी। तो अभी हम कंक्लूजन एंड पार्ट टू 1956 देखें तो 1947 से 1956 तक का सफ़र पाकिस्तान की आईनी तारीख का सबसे पुरशोभ और नाजुक दौर था। 1935 के एक्ट ने एक टेम्परेरी ढांचा फ्राहम किया, कॉलोनियल भी मगर ज़रूरी भी। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने 3 रिपोर्टें पेश की, लेकिन ईस्ट वेस्ट इख्तिलाफात ने कौमी ज़ुबान का मसला, रिप्रेजेंटेशन का तनाज़ा और इस्लाम का किरदार, इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को 9 साल तक लटका दिया था। और 1945 में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का जो डिज़ोल्व हो गई थी और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, और फिर 1955 को नई असम्बली के ज़रिए 1956 का आइन आया जो कि सिर्फ 2.5 साल तक लगा रहा और उसके बाद मार्शल लॉ की नज़र हो गया था। तो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को क्विकली समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में एक्ट 1935 का एक्ट पढ़ा जिसमें इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर जनरल को मजबूत पावर्स और फेडरल ढांचा, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सेपरेट इलेक्टर्स वगैरह थे। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी जो कि 1947 टू 54 तक रही और जिन्ना सदर थे और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 पास की गई। उसके बाद फर्स्ट BPC जो कि 1950 की उर्दू सोल लैंग्वेज ईस्ट बंगाल से शदीद मुखालफत की। और सेकंड जो रिपोर्ट थी उसमें 1952 की थी जिसमें पायरेटी फार्मूला, बोर्ड ऑफ उलिमा और दोनों तरफ से इख्तलाफ और PM निज़ामुद्दीन भी हटा दिए गए। फिर थर्ड BPC जो कि बोगरा फार्मूला भी कहलाता है, 1953 पायरेटी बरकरार रही और डेडलॉक तोड़ा और 1956 के आइन की राह हमवार की। और चैलेंजेस भी डिफरेंट रहे जिसमें फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन वर्सेस पायरेटी, इलेक्टोरेट सिस्टम, कौमी ज़ुबान जो कि 1952 लैंग्वेज मूवमेंट भी बनी। फिर पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल इस्लामिक करैक्टर, लीडरशिप वैक्यूम जिसमें जिन्ना 1948 का इंतकाल और लियाकत अली खान 1951 का इंतकाल। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री इन्फ्लुएंस। फिर हमने जो इसकी डिसोल्यूशन देखी कि 1954 में गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी और तमीज़ुद्दीन ने केस किया और फेडरल कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत डिसोल्यूशन को लीगल ठहरा दिया था। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 1955 1 यूनिट स्कीम जिसमें 29 फरवरी 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन पास और 23 मार्च 1956 को नाफज की गई। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना और 1958 में मार्शल लॉ ने सब खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल व्यू कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये डेट्स और की फाइल्स और हैंडआउट्स अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ये फ़ाइल आप मुझसे ले सकते हैं।